प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम यूट्यूब, तमाम मीडिया के नामानिगार जितने भी लोग हैं, तमाम लोग का जो है हम अपने पैनल की जानिब से आप लोग के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमेशा जो है हमारे साथ ताउन किया है। बैंक के ताल्लुक से कुछ लोग ज़बरदस्ती वावेला मचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत खबरों के ज़रिए। आपको भी कोई बात अगर मशकूक आपके जहन में है, आज अच्छे ढंग से आप पूछ सकते हैं। तंज ये वो नहीं, अच्छे ढंग से बात कीजिए, अच्छे ढंग से पूछिए, सबका माकूल जवाब दिया जाएगा। आपसे यही दरख्वास्त रहेंगी कि आप देखिए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज 40-45 साल से तामीरी माद का पैनल चुन के आ रहा है। तामीरी माद के पैनल ने जनता बैंक के जो है 1 से आज 6 ब्रांच हमारी हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में जो है आरबीआई का 13 बैंक जो है पहले से सभासद थी, अपनी बैंक ने उसके अंदर एप्लीकेशन की, अपनी बैंक सभासद होगी। आरबीआई का अपना 14वां नंबर है। पूरे महाराष्ट्र में हमारे लिए कोऑपरेटिव फील्ड में बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है कि कल पेटीएम ये सब जो है हम एकदम आसानी के साथ जो है हम उसको कर सकेंगे। दूसरी बात जो है, हम तो अपने बैंक की कारकर्दगी आपके सामने रख रहे हैं कि आज 40-45 साल से जनता कोऑपरेटिव बैंक को A क्लास का ऑडिट मिलते जा रहा है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है हमारे लिए। हमने 2 ब्रांच मांगी है, धुलिया और नासिक। वो भी जो है कुछ टर्म कंडीशन है आरबीआई की, वो पूरी हो जाएगी तो वो भी ब्रांच जो है हमको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। बिल ज़्यादा आता है बैंक के 6 ब्रांच हो जाने के बाद, तो एक ब्रांच नया पूरे पे ऊपर जो है सोलार सिस्टम जो है उसका इंतज़ाम किया गया है, वो तकरीबन पूरा हो रहा है। जो लोग आज वावेला मचाने की कोशिश कर रहे हैं, कल तक का जनता बैंक से अपने आप को डिफ़ॉल्टर करने के बाद जो है वो अपने आप को वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये बोलना है कि अगर आपको बहुत तकलीफ़ थी और आपको अगर दूसरी बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही थी तो आप वहाँ से क्यों नहीं लोन लिए? जनता बैंक अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा दे रही थी तो आप यहीं से क्यों लोन लिए? दूसरी बात, जिस आदमी ने ये लोगों के ऊपर जो है ये अमाउंट सैंक्शन किया वो तो आज तुम्हारे साथी है ना। अभी इत्तेफाक की बात है कि उनका ओवरड्यू पे चल रहा है और हमारा चेयरमैन जो है हमारा जो है उसके ऊपर एक्शन ले रहा है तो उनको बुरा लग रही है। हमने चेयरमैन साहब से बात की, बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी सहूलत दिए जाने के बाद मैं आप मीडिया वालों के ज़रिए एक बात पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी भी स्कीम आई है मालेगांव शहर में, चाहे वो नाबार्ड की रही हो, चाहे वो टफ की रही हो, चाहे वो पेडक्सिल की रही हो या यार्न बैंक की रही हो, सब ये 12-13 लोगों के ऊपर ही मालेगांव शहर में गरीब लोग यही लोग हैं। और अगर ये लोग 12-13 लोग वो स्कीम से फ़ायदा उठा रहे तो वो स्कीम बंद क्यों हो जा रही है? अगर अच्छे है वो स्कीम और अच्छे ढंग से गवर्नमेंट की स्कीम तुम उठा रहे और चला रहे, फिर वो स्कीम को तो 13 से 26 होना चाहिए, 26 से और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे वो स्कीम धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होते चली जा रही है और यही 13 लोग हर जगह हैं। अभी आखिरी में यार बैंक से लाखों रुपये ले देने के बाद जो यार ने स्कीम भी बंद हो गई वो। तो अपना ये बोलना है, एक तरफ तुम बोलते हैं कि छोटे लोगों को देना चाहिए। 13 लोगों को अगर 1-1 करोड़ रुपया दे के 13 करोड़ रुपया आप बांट देंगे तो कहाँ से छोटे लोग को पैसा दिया जाएगा? छोटे लोग को देने के लिए अगर हम 1 करोड़ का अपन 4 हिस्सा करके 25-25 भी देते हैं तो 4 लोग को उसका फ़ायदा मिलता है बुनकर बिरादरी के अंदर। तो हमको ये देखना चाहिए कि बुनकर बिरादरी जो है उसको फ़ायदा बैंक से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, बैंक के अंदर जितनी भी सहूलियत हुई, चाहे वो ATM मशीन लाने की बात आई हो या बैंक के डिपॉजिट की बात आई हो या बैंक को बार बार अवार्ड मिलने की बात आई हो, अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो ऐलान करता है, ये कहीं पे मिलता उलता नहीं है।
कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देखता है कि भाई ये बैंक के डिपॉजिट अच्छा है, ये बैंक की कारकर्दगी अच्छी है, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। हमारी बैंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारा स्टाफ जो है वो उसका हकदार है। और हमारा स्टाफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिनों रात मेहनत करते रहता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि कस्टमर अगर जनता बैंक में आता है किस तरीके से उसको फ़ायदा पहुंच सके, वो पूरा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जनता बैंक के ताल्लुक से हमारा ये बोलना है कि हम तो अपना नाम भी अभी कुछ डिक्लेयर नहीं करें। हम ये बोलते हैं तुमको अगर बहुत अच्छा लगता है तुम अपने चेयरमैन का नाम डिक्लेयर करो ना। ये तुमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत फाइनेंस तुम्हारे पास है, तुम अपनी दूसरी बैंक बना लो, बैंक बना के जो अपना काम काज शुरू करो। मालेगांव शहर में बहरहाल और बैंक की ज़रूरत है ना, एक बैंक से पूरा काम हो जाएगा ऐसी बात तो नहीं है। और सारी बैंकें हैं और सारी बैंक के लोग भी काम करते हैं। कल तक का ऐसा था कि हम छोटे छोटे मामलात में, छोटी छोटी बातों में हम मामको बैंक से जाके पूछते थे, तजुर्बा का नहीं था, उतना फाइनेंस नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मामको बैंक के लोग हमारे पास बार बार आते हैं पूछने कि भाई ये स्कीम आप लोग कैसे चला रहे हो, ये चीज़ कैसे चला रहे हो। आप देखिए नोटबंदी में पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की। एसपी साहब कई दफ़े अपने स्क्वाड के साथ आके उन्होंने दौरा किया और पूरा अपने यहाँ से जो रिकॉर्ड है वो ले गया और उन्होंने बोला कि अरे बहुत अच्छे ढंग से ये बैंक चल रही है। गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई, दिवालिया हो गया, अपनी बैंक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी और सारी है। तो हमारा आप लोग से एक ही बोलना है कि जनता कोऑपरेटिव बैंक अगर अच्छी चल रही है तो हम तमाम आपके ज़रिए तमाम शेयर होल्डर से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि इस बैंक के हमारे पूरे पैनल को जो है वोट देकर आप कामयाब कीजिए। हमने इस पैनल में 5 नए चेहरे को लाया है। 5 नए चेहरों को लाके शुरू से हमारी ये आदत रही है कि तामीरी माद के लोग कोशिश करते कुछ नए लोग को लाया जाए ताकि बैंकिंग जो है और अच्छे ढंग से चल सके। अगर उनके अंदर कुछ अच्छी सलाहियत है तो बराबर वो बैंक के अंदर उसको जो है आगे लेकर चलेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था और बहुत सारी बातें जो है हमारे लोग आपके सामने करेंगे। एक दफ़ा फिर जो है मैं आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है हमको ताउन देते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी इसी किस्म का ताउन देंगे। खुदा हाफ़िज़। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम अखबारी नुमाइंदे जो यहाँ पर आए हैं उनका जनता कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन के सिलसिले में होने वाली इस परेड का इस्तकबाल किया जाता। मैं आप लोगों को 3 बातें ऐसी बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत से इलेक्शन देखे, कोऑपरेटिव का इलेक्शन देखे। शनिचर के रोज हमारा इलेक्शन है। अभी 12 बजे तक जगह के मामले में स्कूल के कमरा नंबर, पेटी नंबर के बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। कब प्रचार करेंगे, कब स्लिप बांटेंगे। स्लिप जब बांटते हैं तो उस पर पता लिखा होता है। आप अपने तौर पर जो भी ये डिपार्टमेंट है इसकी खामियों को उजागर करेंगे ऐसी मेरी अपील है। यह कॉन्फ्रेंस जनता कोऑपरेटिव बैंक के 5 साल इंतखाब के लिए क्या माजी के इंतखाबात इसी तरह प्लानिंग होती थी क्या? रोजाना जगह बदलने के लिए जगह यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए है? आखिर क्या ऐसा है? अफसरान मिनिस्टर तक के फोन आ रहे हैं। ये आपका काम है, इस सिलसिले में आप लोग उनसे बात पूछ करें। नंबर 2, हमारे पैनल में जो आज सामने खड़े हैं बहुत से लोगों ने हमसे टिकट मांगा था, लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, माजी में जिस इलेक्शन में जिन लोगों को वादा किया जाता है उनको ही हम आगे जो नहीं लेते हैं वो लेते हैं। आज जो लोग सामने खड़े हैं हम लोग चाहते तो उसमें से 4 की मेंबरी रद्द करा सकते थे।
कई डिफॉल्टर हैं, अब अखबार वालों को भी मालूम है। एक तो एकदम पक्का है, उसका तो केस भी चला था और बहुत बड़ा लेन देन भी हुआ था, कई के सर्टिफिकेट होगा जाए। लेकिन हमारे लोगों ने तय किया चांदा को ऐसे लड़ लेने दो। नंबर 3, आज जो लोग बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं, यह चेयरमैन ऐसा, यह चेयरमैन नहीं मानता, वो चेयरमैन भी कायदे का पाबंद है ना। ये सब जो बयान दे रहे हैं तामीरी मुआहद से निकाले हुए, हमने ही इनको डायरेक्टर बनाया, चेयरमैन बनाया। यह तामीरी मुआहद के मरून मिन्नत थे। कर्ज लेने के बाद, कर्ज में सख्ती होने के बाद वावेला कर रहे हैं। ये बात आप लोग खास तौर से नोट करें। ये तामीरी मुआहद से ही चुनकर आकर डायरेक्टर और चेयरमैन तक के पदों पर पहुंचे हैं। ये सामने से आज तक कोई चुनकर नहीं आया। आप लोगों का ताउन रहा, आपने सच्चाई के धारे को, सच्चाई के रास्ते में पाया, तो इंशाअल्लाह हम लोग फिर एक बार जनता कोऑपरेटिव बैंक में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आप लोगों से ताउन की उम्मीद है। बार बार हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं कि माजी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए ये बताना पड़ा कि वो हमारे ही लोग थे, हमने उनको निकाल दिया है, उनको दोबारा नहीं लिया, चेयरमैन बनाया, डायरेक्टर बनाया, मगर बहुत कोशिश की है, हमने उनको धिक्कार दिया है। आप इस पर गौर कीजिए कि कर्जा लेने के बाद शकील पहलवान ने कर्जा लिया, खलील अब्बास ने लिया, इनका बहुत पावर है, तो क्या चेयरमैन इनके ऊपर कायदे से हटकर कार्रवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। हमको पक रहा है कि हमारा डायरेक्टर, हमारे चेयरमैन, हमारा स्टाफ कायदे से हटकर कोई काम नहीं करता। इसकी आप लोगों को सराहना करना चाहिए। इतना कहकर अपनी बात करता आपको जो सवाल करना अच्छे ढंग से सवालात कीजिए, आपका जवाब दिया जाएगा। मुझे एक न्यूज़ मिली है, हमेशा की तरह हमारा इलेक्शन जो है नंबर 1 स्कूल या ATT या JT में होता रहा है। ये एक सेंट्रल प्लेस है, हिंदू मुस्लिम के लिए भी ये मौजू जगह रहती थी, लेकिन मुखालफिन ने मिनिस्टर का, यहाँ के मुकामी लीडर का इतना ज़बरदस्त प्रेशर लाया और वो PM रहमानी में उन लोगों ने स्कूल को ऑफिसर से दबाव डालकर करवा लिया, जबकि हमारे पास AO का, कारपोरेशन का ऑर्डर था कि नंबर 1 स्कूल इनको दी जा रही है और इन्होंने मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने मांगा था, वो ऑर्डर की कापी भी मेरे पास है और ऑर्डर उनको दिया गया था, इसलिए हमने छापा उस पर कि 1 नंबर स्कूल में होगा। लेकिन इनकी प्लानिंग क्या है कि उस तरफ उतनी दूर ले जाने में जो कैम्प का ऑर्डर है, समकशेर का ऑर्डर है, कलेक्टर पट्टे का ऑर्डर है, दयाना का और जो अतराफ के देहात हैं वहाँ का हिंदू वोटर ना आ सके, कम वोटिंग हो, कम से कम वोटिंग हो, इनका ये उद्देश्य है ताकि हम जीत जाएं। हर हाल में वो कैसे भी कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये उनका एक नुकाती प्रोग्राम है। इनके पास कभी बोलते हैं हम बुनकर पैनल के हैं, कभी बोलते हैं हम शहर तामीरी महाज के पैनल के हैं। इनको पता ही नहीं कि ये किस पैनल के हैं, ये दो नाम चलाते हैं पब्लिक को धोखा देने के लिए। आज तक वो अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं और हमारा नाम इस्तेमाल करके, तामीरी महाज का नाम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देने का षड्यंत्र ये अब तक रचते आए हैं। माजी में हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में ये लोग कर्मचारियों का अपने आदमियों को जायद मार्क्स दे देते थे। हमारे यहाँ आज भी एक कर्मचारी है, 79% मार्क्स मिली है, जबकि हमारे यहाँ कॉल जो किया जाता है BCom और MCom को बुलाया जाता है, वो BSc है। अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं है, 79 मार्क्स है उसको, MCom को भी मार्क्स नहीं है, BCom को भी मार्क्स नहीं है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि भ्रष्टाचार किस तरह किया जाता है। एक वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर ने अपने भाई को कब लगाया पता नहीं,
मैं जब उसकी फाइल खोला तो मैं सब चौंक गया कि यार अंधेरों के हमारे यहाँ तो पियून भी 12वीं पास लगता है, अकाउंटेंट की पोस्ट पे है, 45,000 रुपया पगार उठा रहा है। क्या था मालूम है? 7वीं फेल। उसके एलसी में लिखा हुआ है बाकायदा, नॉट टू इंटरेस्ट टू लर्न। सस्पेंड किया हमने उसको। और हमको बोलते हैं अकरबा परवरी हम अपने आदमियों का लगा रखा है। भाई लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका काबिल होना ज़रूरी है। बैंक में काबिलियत की बुनियाद पे हम लगाते हैं, जगह पे मार्क्स देते हैं, जगह पे उसका वेरिफिकेशन करते हैं, जगह पे उसको अलॉटमेंट देते हैं। कोई उसमें गुपित नहीं, कोई कितना भी आ जाए दबाव डाले, हम दबाव कबूल नहीं करते। इस तरह का हालात हमारे साथ पेश आ रहे हैं और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है बैंक के ताल्लुक़ से कि हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत करें बताएं? अभी टप वालों ने यहाँ पर हमारे खिलाफ स्कीम इसका साल में लिया, मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं आपको बताता हूँ 13 लोगों ने टप में 1-1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, 13 लोग, और एक फैमिली को 3.25 करोड़ रुपया दिया गया था। ऐसे 16 करोड़ रुपया। वही 16 करोड़ रुपये की वजह से हमारा एनपीए बढ़ा है, जिसकी वजह से ये भर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हमको कानूनी कार्रवाई करना पड़ी उनके ऊपर। और वो 13 की वजह से हमको आरबीआई जो है मज़ीद ब्रांच खोलने का परमिशन नहीं दे रहा है। बोलता है कि पहले तुम इसको 10 के अंदर लाओ। मैं जब आया था तो 32% था, आज 17 पे है। हम कम तक करते आ रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि भाई आप कानूनी कार्रवाई करो तो तुरंत फैसला नहीं होता, उसको सालों साल लगते हैं। तो 13 लोगों को जो बिलो इनकम टैक्स लिमिट थे, जिनकी इनकम 2 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख थी, उनको हम 10 लाख रुपए भी नहीं देने वाले, क्योंकि रिपेमेंट आएगा नहीं। उसकी इनकम कम है तो रिपेमेंट कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी से रिपेमेंट नहीं आता। प्रॉपर्टी तो एक मॉर्गेज के लिए रखी जाती है, सेफ्टी के लिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसको 50 लाख दे, तो ऐसा नहीं है। उसकी जो आईटी रिटर्न है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसमें से 40% खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, 60% में वो कितना भर सकता है, ये उसका एक फार्मूला आरबीआई का, वो देख के उसको लोन दिया जाता है। 1-1 करोड़ रुपया लोन दे दिया गया। उनकी इनकम 10,000 रुपया है, उनको भरना है महीने का 96,000 रुपया। कहाँ से भरेगा वो? वही लोग आज फंसे पड़े हैं। आज जो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि हमने लोन लिया है और हमको सताया जा रहा है, चेयरमैन हमको सता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर के गलत सलत इल्ज़ाम लगाए। भाई जब पैसा नहीं भरोगे तो कानूनी कार्रवाई तो करना पड़ेगी ना। आरबीआई हमको हर महीना रिपोर्ट मांगती है। जब रिपोर्ट जाती है तो वहाँ से टॉप 50 लोगों की लिस्ट आती है कि इन 50 के बारे में तुमने क्या किया, उसकी रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट तो देना पड़ेगा ना, और रिपोर्ट देने के लिए क्या हमने इस पर कार्रवाई की है वो भी देना पड़ेगा। तो ऐसे 13 लोगों में से यही 4 लोगों को पेट में दर्द है। 13 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों का दर्द है, बाकी को नहीं है। उन्होंने भी तो लोन उठाया ना, लेकिन यही इनको ज़्यादा तकलीफ है कि उसमें एक आदमी ऐसा था जिसको बॉम्बे के एक मस्जिद वालों ने बोला था कि तेरा लोन हम भर देते, तो खाली मुअज्जिन की पगार, इमाम की पगार और मस्जिद के इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये तो भर दिया कर, हम तेरा पूरा लोन नील कर देते, तेरे को ब्याजी कारोबार से निकाल देते। लेकिन उस आदमी को बोला गया, हमारे बैंक में भी वो लोग आए, इंक्वायरी करे, सब करे, हमने बता दिया बराबर है। उन्होंने बोला इसको कि भाई तू एक इंस्टॉलमेंट हमारे बैंक में डाल दे, मस्जिद में डाल दे, तो हम अपने ट्रस्टियों को फिर बोलेंगे और वो पूरा पैसा तेरा डाल देंगे। वो आदमी ने नहीं डाला। सैयद बशीर, ऐसे ये जो अरशीन टेक्सटाइल, यासीन बागला, अब आप इसका माजी निकाल लो ना, क्या था ये बागला आया कहाँ से? मालूम करो जरा। मैं नहीं बोलना चाहता, आपको सब मालूम हो जाएगा। इसने बैंक से 1 करोड़ 18 लाख रुपया लोन लिया, आज वो बढ़कर 1 करोड़ 42 लाख 77 हज़ार रुपया उसकी तरफ बकाया है। अब ये वहाँ से सब्सिडी भी लिए स्टेट बैंक से, स्टेट गवर्नमेंट से, इनकी सब्सिडी आई, लोन भर नहीं रहे, नोडल एजेंसी के तौर पे बोलते कि हम अभी वो तो पैसा जब हम रिपोर्ट देते तो पैसा बैंक में ही आएगा। अब जब तुम भरोगे नहीं तो वो पैसा तो जमा किया जाएगा ना। इनका इंस्टॉलमेंट 1 महीने का 96,000 रुपया है, और सब्सिडी कितनी आती है? थोड़ी आती है। अब जो वो 96,000 2-2 साल तक नहीं भरेंगे, 2-2 साल तक अगर हम इंक्वायरी, उनका जो पीरियड था 2019 में ही ख़त्म हो गया भरने का। 84 साल महीने की स्कीम थी वो, 84 महीने में 7 साल की, 7 साल में इन्होंने उसकी पेमेंट नहीं करी। अब ऐसे हालात में हमें तो कार्रवाई करना ही पड़ेगी। और 2019 में 2019 में उसका टाइम ख़त्म हो गया, 6 महीना मॉनिटोरियम पीरियड इनको दिया गया। मशीन का वैल्यू भी बढ़ा कर लाया इन्होंने,
उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ा के लाई। खैर हमारा मसला नहीं है, वो सब्सिडी का मैटर है कि ज़्यादा सब्सिडी मिले। इस सूरत में उनके पास जैसे सीड मनी बोला जाता है कि भाई 20% या 25% भरना चाहिए, ये बोरोवर को भरना चाहिए, वो पैसा भी उनके पास नहीं था। वो पैसा भी बैंक ने प्रोवाइड किया इनको, 25% भी बैंक ने प्रोवाइड किया, तब जाके वो वहाँ पे गारंटी लेटर मिला, तब जाके इनका जो मशीन आके पड़ा था कार्गो में। अब इनको तो वो भी पता नहीं कि वहाँ 1 घंटे का चार्ज लगता है, उठाए नहीं, काफ़ी किसी को 4 लाख किसी को 5 लाख ऐसे पेनल्टी बैठी सब, तो वो भी हम जिम्मेदार है क्या? इस तरह हमने पिछली बॉडी ने 2015 में मार्च में इलेक्शन होने वाला था, फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया, बड़ी उजलत में ये 13 लोगों का लोन फटाफट फरवरी में पास कर दिया गया। उसमें एक डायरेक्टर का भी पास किया गया। बोलो डायरेक्टर को तो अलाउड नहीं है, उसको भी पास कर दिया गया। अभी उसका नाम हम नहीं, क्योंकि वो अभी सामने नहीं है, उसमें आया नहीं, इसलिए हम नाम अभी नहीं लेंगे, लेकिन उसका भी उसमें सेंक्शन हुआ लोन 1 करोड़ रुपया। तो कहाँ हम फ़ायदा उठा रहे? उठाने वाले जो सामने है सब, हमारे यहाँ कोई मकरूज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे ऊपर RBI में कंप्लेन करी कि भाई मेरा एक पार्टनर जो है लोन लिया है, लोन देने वाले भी वही लोग, कि भाई ये पार्टनर है किसी भी फर्म में, तो ये कहीं फ़ायदा तो नहीं उठाया। इंक्वायरी हुई मेरी बाकायदा, पूरी इंक्वायरी होने के बाद नील सर्टिफिकेट दिया नहीं, इसका इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं, लोन देने वाले तो तुम ही लोग हो, और उसके खाते में गया, बात खत्म। यहाँ तक कि मुझे परेशान किया गया 2.5 साल तक कि भाई ये आदमी कैसे भी करे। और मोहम्मद हारून, जिसको डॉक्टर बोलते, क्या किसी ने पूछा उससे कि डॉक्टरी कहाँ से पास की है, क्या डिग्री है उसकी? किसी ने पूछा? धड़ल्ले से डॉक्टर बैंक में आ गए, धड़ल्ले से डॉक्टर बन गए, धड़ल्ले से वकील बन गए। किसी ने पूछा भी नहीं वकालत कहाँ से की, भैया तेरी डिग्री तो बता। तो गलत सलत बोलकर इनका शुरू से माजी भी गलत ही रहा है, और उस गलत का फ़ायदा उठाते उठाते यहाँ तक आ गए। उसके बाद है एक अल्ताफ कराने वाला, ये महाशय, इनको भी 63,73,000 रुपये का मशीनरी का लोन दिया गया था, और 36,42,000 रुपये कैश क्रेडिट का लोन दिया गया था। इस तरह, और कंस्ट्रक्शन का उन्हें 21 लाख रुपया दिया गया था। इस तरह उनका 1,22,14,000 रुपया आज बाकी है। मजीद लूम पर लूम लगाते जा रहे हैं। हम तकादा करें, नोटिस दे, 2019 में इनका भी ख़त्म हो गया, आज 22 चालू है। बैंक के पास आज भी इनकी जब्ती ऑर्डर पड़ी हुई है, हम चाहें तो जब्त भी कर सकते। किया क्या हमने जब्त? हमने पूरा मौका दिया इनको, पैसा भर दो, हमसे जो रियायत होगी, हमको जो हमारे इख्तियारात में, बोर्ड के इख्तियारात में जो इख्तियार है, वो इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तो हमसे जितना कम हो सकेगा वो हम कम कर देंगे, और हमने दिया भी है। अभी इम्तियाज़ कांजी वाला बहुत रो रहा था वहाँ कि मैं अपना घर बेच डाला। क्यों नौबत आई बेचने की? अबे तुम्हारी ज़िंदगी तो उसी में गई है, कभी नाबार्ड में, कभी ग्रुप सेट में, कभी पेडेक्सिल में, कभी टप में, और उसके बाद यार बैंक में। टोपी घुमाने का धंधा तो तुम जिंदगी भर करे हो, तो टोपी तो कभी ना कभी तो गायब होगी ना। था क्या तुम्हारे पास? और हम पे इल्जाम दे रहे हो कि मैं इनकी वजह से घर बेच दिया। 9 लाख रुपया उसका मैंने कम किया है, और एक आदमी को बीच में डालकर उसका कर्जा भरवाया है। एहसान मानना चाहिए उसको कि 9 लाख रुपया हमने कम किया उसका। एहसान मानना तो दूर, घर बिक गया तो हमने बेचवाया। क्यों लिया था कर्जा? आज भी यार बैंक का 30 लाख रुपया उसकी तरफ है बेगर इंटरेस्ट का। जब उसको हम बोले कि यार एक काम कर, 3 साल बाद भरना, इसमें भर दे तो तेरा इंटरेस्ट कम होता चलेगा, तो बोले क्या यार कमाऊँ ही नहीं क्या मैं? अरे ये क्या बात हुई? नोटबंदी के टाइम 45 लाख रुपया लेके आया था जूनी नोट, बोले बदल के दे दो। हमने बोला यार तू तेरे खाते में भर दे, बोले खाते में भरूंगा तुम जमा कर लेंगे। तो नियत ही नहीं है तुमकी पटवारी भरने की शुरू से। अगर नियत अच्छी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उनका जो था वो भर के निकल गए, समझ लो। उनका जो था एक पार्टी थी, हमने उनको बोला तो बेचारा हिम्मत किया, इनकी प्रॉपर्टी खरीदा और वो पैसा भरा। तो उसमें हमारा क्या दोष? शुरू से तो तुम उसी में मुलविस रहे हो, तो कभी ना कभी तो ये ब्याजी कारोबार चक्री एक जैसा चलते रहता है। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने तकरीबन 9 लाख रुपया उनका कम कर दिया। उसके बाद है वेनस सैयद बशीर, इनका भी मैं हवाला दिया कि एक मस्जिद वाले उनको दे रहे थे, लेकिन उनका भी 2019 में पीरियड ख़त्म हो गया, उन्होंने भी भरा नहीं।
आज उनकी तरफ 42,37,000 रुपया बाकी है और इनके ऊपर भी जब्ती के ऑर्डर कायम है, यानी इनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई, ऐसा बोला है तो गलत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई नहीं की इनके ऊपर। हमने आज भी मौका दिया है कि भाई आ जाओ, भर दो, हमसे जो रियायत होगी। तो इनका मानना ये है कि भाई सामने ये अगर हट जाए, इनको अगर हटा दिया जाए गलत सलत बोलकर, तो हो सकता है हमारा लोन ही माफ हो जाए। तो भाई ऐसा हो सकता क्या? रकम छूट रहे हो तुम। किसका किसका? सैयद बशीर का 1 करोड़ 42 सैयद बशीर का नहीं, अभी जो बाकी है उसका 84-37 है टोटल। पूरा बताओ। अभी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी ली है। अल्ताफ कराने वाला उसका जो था 30 लाख रुपया उसकी सब्सिडी आई थी, 30 लाख। अब उसके बाद है SK सलीम, इनका भी मामला बड़ा अजीब है। हैसियत थी नहीं लेकिन ले लिए, दिए लोगों ने। हमारा उसमें कोई कुछ नहीं, तो हमको बोलना चाहिए दहेज में मिले ये सब, ये तो दहेज में मिले ये लोग, हमने थोड़ी दिया इनको। अब बहैसियत बोर्ड के अगर जिम्मेदारी RBI पूछती है तो हमको रिपोर्ट देना रहती है। फिर भी हम इनको बुलाकर, इनका अलमिया ये हुआ कि इन्होंने मेरे ख्याल से 30 लाख रुपया लोन लिया था या 32 लाख रुपया लिया था, 32। तो उन्होंने उठाया 22 और बोले एक लेटर दे दिया बैंकों के, भाई मैं 10 लाख नहीं लूँगा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब बाद में बवाला मचा, तो उनका जो इंस्टॉलमेंट गिर रहा है 32 के हिसाब से गिर रहा है। लिया है 22, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो गिर रहा है 32 के हिसाब से गिर रहा है। तो इंटरेस्ट जो है 22 पे ही लग रहा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है 32 के हिसाब से गिर रहा है, तो जल्दी पास हो जाएगा। तो इन्होंने जब लेटर दिया तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम पे अगर दे देते तो उसको चेंज कर देते। लेकिन जब फाइनेंशियल गुजर गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया कंप्यूटर से, तो अब वो उसको चेंज करते नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपने प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं हो सका। तो मैंने इनको बोला कि अरे काम करो, तुम एक दिन के लिए जो बाकी है भर दो, दूसरे दिन मैं नया सेंक्शन कर देता आपको, आपके लिए नया सेंक्शन कर देता, ताकि फिर तुम्हारे हिसाब से वो जो 22 का है वो बैठ जाएगा उसमें। यहाँ तक की तैयारी 1 महीने बाद आए, बोले यार पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, पैसा भी तुम भर दो। बोले यार हम लोग क्या ये सब करने आए क्या यहाँ पे? ठीक है भाई, हमारे एक डायरेक्टर को मैंने पटाया, बोले यार एक काम कर, एक दिन के लिए तो इसका पैसा भर दे और इसको अपन निकाल देते। लेकिन मसला ये है कि उसकी एक पार्टी ने जो गारंटर के तौर पे थी, वो इनकार कर दिया कि मैं अब गारंटी नहीं दूंगा। तो वो बोले कि यार वो गारंटी भी तुम दो। बोला वाह यार, ये तो लोन तू ले रहा है, गारंटी मैं दूँ, हम दे, पैसा भी हम भरे, गारंटी भी हम दें, ये क्वेश्चन सिखाया है तुमने। तो ऐसी सूरत हाल ये इनके साथ है, ये जो SK सलीम। अब बताओ उसमें हमारा क्या कसूर है? उसका होने के बाद भी अपसेट वैल्यू के लिए वहाँ पे DDR के पास जमा है। जिस दिन वो अपसेट वैल्यू मिलेगा तो नीलामी का नोटिस निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी हम उनको मौका देंगे, भर दो पैसा, हमारे ही लोग हैं। अगर नहीं भर सक रहे, हम ताउन देने के लिए तैयार है, आज भी तैयार है। आओ, हमारे पास जो उतना इख्तियार है हम उतना पैसा भर देंगे। और दिया है सबों को, किसी को 7 लाख, किसी को 9 लाख, किसी को 8 लाख करके दिया हमने, क्योंकि बैंक भी मुक्त हो जाती है, NPA भी कम हो जाएगा। हमारी तो कोशिश यही रहती है। उसके बाद हमारे ऊपर ये जो 25% का था, मैंने बताया कि इनके पास था नहीं, एक को दिया गया, फिर उसने वो कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे खाते में वो पैसा डाला गया, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे करके तो उन लोगों ने बैंक गारंटी ली है। वो पैसा भी तो बैंक ने दिया ना, नहीं तो इनकी काबिलियत कहाँ थी? इतनी एक पैसा नहीं इनके पास। पैसा अगर होता तो आज ये निकल चुके होते, निकल ही नहीं पा रहे उसमें से। इसमें नाम नहीं लूँगा, एक जो सामने वाले पैनल में एक आदमी खड़ा है, उसका भाई तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया लिया था, भर दिया उसने, उसको तो कोई परेशानी नहीं आई ना। ये चारों को ही आ रही परेशानी, बाकी को जो 13 में से 4 निकाल दो, 9 लोग हैं, 9 लोगों ने को कोई परेशानी नहीं, यही 4 को परेशानी है। इनको शायद सपने में दिख गया है कि भाई परिवर्तन हो जाएगा तो अपने को पैसा भरना नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। उसके बाद एक है, हमारे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि भाई 5 साल में हमने लीगल एडवाइज़र को 65 लाख रुपया फीस दी है। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता कि हर साल हम रिपोर्ट देते हैं, जमा खर्चे की, बैलेंस शीट की पूरी रिपोर्ट हर साल देते हैं, हर शेयर होल्डर के घर पे जाती है। उसमें कहीं दिखता है क्या कि हमने किसी को 65 लाख 5 साल में दे दिया? ज़रा टोटल मार के देख लो। इतना झूठ मत बोलना चाहिए कि भाई
अपना जो थूका हुआ है आसमान पे अपने मुंह पे आके गिरे। उसके बाद 25 लाख रुपया ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने रिश्वत दी है, रिश्वत देने की कोशिश की है इनकी मेंबरी रद्द करने के लिए। तो वहाँ पैसा लगता कि हमने तो एजीएम के अंदर पास किया, डीडीआर को दे दिया, डीडीआर ने रद्द कर दिया। इन्होंने अपील में गई, अपील में खर्चा तो ये कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा, अपील में तुम गए ना। उसके बाद इन्होंने जो भी जुगाड़ लगाया वो इस एक्ट से पास कराया कि मंत्रालय में जाके फंस गया। अब मंत्रालय से निकल नहीं रहा है। हुकूमत इनकी, साफ बोलता हूँ मैं, वज़रा इनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वक्त आने पर उनका नाम भी बताया जाएगा। ये लोग वहाँ प्रेशर डाल के उसको रोक के रखे हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके सेक्रेटरी को मैंने एक बड़ी रकम देने की ऑफ़र की। अबे तो सेक्रेटरी का नाम बता ना, नाम बता, मुझ पर केस डलवा, कानूनी कार्रवाई करवा मुझ पर कि मैंने दिया है। अगर वो 7 दिन के अंदर माफ़ीनामा अगर जारी नहीं करता यासीन बागला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम बख्शेंगे नहीं किसी को, ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं, एकदम क्लियर कट। किसी की फाइल हम रोकते नहीं, कोई भी हो, अपोजिशन का हो कि किसका भी हो। बैंक तो पैसा देने बैठी है, बैंक का धंधा ही यही है, उसकी फाइल क्लियर होना चाहिए बस। उसके बाद एक है, इनकी मैंने री ऑडिट करवाया, ये 13 लोगों की री ऑडिट करवाया, उसमें इन लोगों को दोषी ठहराया गया है। ये जो लोन कमेटी थी, लोन कमेटी में खुर्शीद मैनेजर, जमील रहमानी, मोहम्मद हारून अब्दुल जब्बार, ये लोग थे उसमें। पाप इन्होंने किया, उसका घड़ा हमारे सर पे फोड़ रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? पास इन्होंने किया, आज ये फंसे। मैं पहले ही साल में इन लोगों को बुलाकर बोल दिया कि देखो तुम लोग सब्सिडी के लालच में लिए हो, ये समझता है मुझको भी फाइनेंस, लेकिन गवर्नमेंट इतनी एड़ी नहीं है, ये चारा डाली है तुमको और तुम उसमें फंस रहे हो। तुमको मार्केट का पता नहीं कि माल तैयार होगा तो कहाँ बिकेगा, और तुम बस लालच में ले लिया। आज क्या चला रहे हो? वो उसी पे वही जो जूने लूम पे लूम चलाते थे, लूम पे जो यार चलाते थे यार, वही ऑटोमेटिक लूम पे चला रहे हैं आज भी। क्या मतलब आया इतने बड़े उस पर, और दाम मिल नहीं रहा उसका। इतने ऑटोमेटिक लूम पर सर्टिंग शूटिंग चलाना चाहिए, क्यों नहीं चला रही है? पैसा नहीं है उनके पास, मार्केट नहीं है उनके पास, कहाँ बेचना ये पता नहीं है उनके पास। बस पास मिल रहा है, अंधा बाटे रेवड़ी ले लो, लाइन लगा के 13 लोगों ने ले लिया। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं जो रेगुलर भर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं जो वक्त पे पैसा भर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं उनसे। लेकिन ये 4 लोगों ने जो वावेला मचाकर इलेक्शन का फ़ायदा लेकर ये सोचे कि भाई हम रो गा के बेघर हो गए, मकान बिक गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा बता के लोगों का दिल जीत लेंगे, तो ये पागल खाने में रहने वाले लोग हैं। उसके बाद है, हम रेबिट भी दिए हैं, जो रेगुलर भरता रहा है 1% उसको रेबिट भी दिए हैं हमेशा की तरह। अब इनका एक इल्ज़ाम ये है कि हम सब्सिडी के लिए वक्त पर भेजते ही नहीं। अगर हम भेजते नहीं तो ये जो सब्सिडी आई है ये कहाँ से आई? फिर ये कहाँ से आई? असल बात ये नहीं बताते। देखो सब्सिडी निकालने के लिए भी वजन रखना पड़ता है। भाटिया एंड कंपनी सूरत की जो है वही ये काम करती है, उसी से ये करवाते हैं। शुरू में इन लोगों ने सब्सिडी निकलवा ली, उसके कमीशन का पैसा भी आज तक नहीं दिया, तो दोबारा क्या करेगा वो काम तुम्हारा? साहब क्यों नहीं बताते? हम बताते हैं ये ऐसा है मामला। सूरत की पार्टी है भाटिया एंड कंपनी, वही ये काम करती है भाई, नागपुर से पास कराना, फिर मंत्रालय से पास कराना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पास कराना या स्टेट गवर्नमेंट से पास कराना। ये ऐसे ही नहीं आता, वजन रखना पड़ता है। वो नहीं बोलेंगे, ये उसका भी इल्ज़ाम हम पे देंगे कि ये वक्त पे नहीं भेज रहा। अगर नहीं भेजते तो ये जितने लोगों को सब्सिडी आई कहाँ से आई? तो ये सूरत हाल है, हमने आपको ये वाज़े कर दिया है। और ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं एकदम गलत, एकदम लघु। अभी हमारे पास एक वकील साहब का भी हमने हवाला दिया कि भाई उनको एक कर्जदार को जो ज़मीन थी रिजर्वेशन वाली थी उस पर भी कर्जा दे दिया गया। तो तुम भी तो थे ना 3 साल चेयरमैन, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं 3 साल तो तुम भी चेयरमैन थे ना, तब क्यों नहीं उसको क्लियर करा? हमने क्लियर करा उसको, और वो पैसा ओके कराया, नील कराया है। रिजर्वेशन 90 में खत्म हो चुकी, और वो ज़मीन रिजर्वेशन की 90 में ख़त्म हो गई, और आज उसका बोल रहे हैं कि भाई ये इस तरह। तो ऐसे ही गलत बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करने का, ताकि भाई किसी भी तरह सत्ता पे कब्जा कर लिया जाए। इनका एक नुकाती पर रहा, बस कब्जा करो, बस फिर देखा जाएगा जो भी है, कैसे भी कब्जा करो। ये हालात है।
हमने कहीं भी करप्शन किया नहीं, ना करप्शन करने वालों को बख्शने का हमारा कोई इरादा है। और जगह पे अदारों में ये मट्टी डाल दो अपने लोग, हमारे यहाँ ये नहीं है। सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है, आगे भी की जाती रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बैंक का एक एक पैसा वसूल किया जाएगा। अयूब रहमानी ने मैं जब जिस दिन चार्ज लिया 15/3 को, उसने 14/3 को 1,87,000 रुपये निकाल लिया। कहा का तो बोले बोनस एक्स ग्रेसिया। कौन था जब पास किसने करके दिया इसको कि इसको बोनस एक्स ग्रेसिया होता? मैं था जब तो मोहम्मद हारून था ना चेयरमैन। क्यों नहीं बोलता कि भाई ये गलत है? आके स्टेज पे बोले कि ये पैसा गलत दिया है, बैंक का पैसा इसको वापस करना चाहिए। क्यों नहीं बोलता? वो बोलना चाहिए ना, है ना हक। अगर तुम हक पर हो तो बोलो कि भाई 1,87,000 भर दे। आज तक वो नहीं भर रहा है, हमने उसकी भी कंप्लेन करके रखी है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। ये हालात है। मैं आपके माध्यम से बस यही बात रखूँगा कि और एक पार्टी और है जो इनके सरपरस्त हैं, सरपरस्त आला हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 4.25 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया। क्यों नहीं भरते? बड़ी शख्सियत नाम तो बोल, नहीं, नाम अभी नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अभी उस लेवल पे नहीं आया कि नाम उसको डिक्लेयर किया जाए। एक पीरियड होता है, एक पीरियड होता है उसको डिक्लेयर करने का, अभी वो पीरियड आया नहीं है। हाँ, कायदा है, कायदे की बंधन है। 4.25 करोड़ रुपया लेकर बैठे हैं, और जब हमारे रिकवरी ऑफिसर जाते तो बोलते तुम्हारे जैसी 10 बैंक मेरी जेब में है। ये हाल है। दूसरे हमारे अभी एक कैंडिडेट और इनमें लईक अहमद, सब जानते गांव के लोग, मुझे उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक जरूर बताऊंगा कि उनका एक यूट्यूब चल रहा है मार्केट में, कि उन्होंने नाम लिया कि मैंने भी लोन लिया, इसलिए उनका नाम डिक्लेयर कर दिया मैंने। उन्होंने खुद से इकरार किया यूट्यूब पर। 2 महीना पहले वो प्रपोजल लेकर आया कि यार मुझे 40-45 लाख रुपया लगेगा। ठीक है, मिल जाएगा। बैंक का तो धंधा ही है ना देना। तो बोले यार वो डॉक्यूमेंट, बोला डॉक्यूमेंट ला के दो, IT रिटर्न लाओ, IT रिटर्न पर जितना तुम्हारी इनकम होगी उसी हिसाब से मिलेगा। हमने 2 दिन में करके दे दिया उनको। 19 लाख रुपया उनको दिया हमने। क्या गुनाह कर दिया? आज वो बोल रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ दिए, इतनी तकलीफ दिए। तो काहे की तकलीफ 2 दिन में दे दिया यार? हमारे यहाँ तो वजन भी नहीं रखा जाता, और बैंकों में तो वजन रखो जब पास होता। 1 पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री में करके दिया जाता है। और उसके बाद भी रोना गाना मचाए। क्यों भाई? सिर्फ जीतने के लिए? अबे सच बोलो ना। अगर ये इलेक्शन के बाद उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्यों की जाएगी? डॉक्यूमेंट मेरे पास 1 दिन लेट हो गया, वरना उनकी मेंबरी रद्द हो जाती। 4 बच्चे वाले हैं, लेकिन 3 बच्चों का मेरे पास सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। इन्होंने एफिडेविट दिया है कि मेरा 2001 के बाद मेरा तीसरा बच्चा नहीं है। वो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास जमा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई इलेक्शन के बाद की जाएगी। ये इतना ज़रूर किया जाएगा। तो गलत सलत लोग हैं, गलत सलत लोग जमा होकर गलत सलत बोलकर अपनी बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से जो बैंक आज 40 साल में यहाँ तक एक तरक्की आई है, ये गलत हाथों में ना जाए, सही हाथों में महफूज रहे। बड़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम पर पहुँची है बैंक, ये मामूली बात नहीं है। और कुछ ही दिनों में बैंक खुद के नेट बैंकिंग पे कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे तो नेट बैंकिंग है हमारी, मोबाइल बैंकिंग भी है, लेकिन खुद के नेट बैंकिंग पे आ जाएगी। तो उसका RBI में हमारा खाता भी खुल चुका है। उसके लिए 25 करोड़ की शर्त थी कैपिटल की, शेयर कैपिटल की, जो 1000 से नहीं होता था। हमने 5000 करके उसको 26 करोड़ किया है, और हमने खाता भी खोल लिया है। और अभी 8 दिन पहले खाता खुला है। अब अगला प्रोसीजर जो है इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह उसको भी हम करेंगे, और नेट बैंकिंग डायरेक्ट हो जाएगी। डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से करो, डायरेक्ट अपने मोबाइल से करो। ATM पेटीएम सब चालू हो जाएगा हमारा। अभी सब उस पर पेटीएम भी चालू होगा हमारा। तो उसमें जो फंड आएगा हमारे पास विदाउट इंटरेस्ट का आएगा। विदाउट इंटरेस्ट का आने से ये होगा कि बोरोवर को हम जो कर्ज देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये हम कम कर देंगे। आज जो हम डिपॉजिट दे रहे हैं 11% तक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देते हैं। जाहिर सी बात है 11% है तो उसके ऊपर ही तो लगेगा ना चार्ज, 12% 13% जो भी है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई बैंक गलत हाथों में ना जाए। आपके माध्यम से आप लोग ये बताएं कि लोग 26 तारीख को अव्वल वक्त में अभी जो जगह तब्दील कर दी गई है, अब ये पीर मोहम्मद रहमानी प्राइमरी स्कूल रौनकाबाद में हो गई है। वहाँ पहुँचकर हवाई जहाज़ पर निशान मारकर ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर से काम करें, कामयाब करें। ऐसे में आप लोग सब जनता बैंक बोलकर दुश्मन है, खुलासा वो काम सही है। जनता बैंक बोलकर दुश्मन होती तो यही मैं 13 लोग का बताया हूँ कि 13 में से यही 4 लोगों को दर्द है, बाकी 9 लोग को दर्द नहीं है। अगर बैंक दुश्मन होती तो इनको कर्ज ही नहीं देती। बैंक ने तो दिया है ना इनके पास, तो ये तो कुछ भी नहीं था इनके पास। 25% जो
सीड मनी जिसको बोला चाहिए, कानून है वो लगाना चाहिए, वो पैसा भी नहीं, वो पैसा भी बैंक देंगे। बुनकरों की बैंक है, कायदे से आओ, कायदे से लेके जाओ। आपको ये आएगा बोलेगा बगैर उसके डॉक्यूमेंट के दो तो कहाँ से देगी, कोई बैंक नहीं देगी। आज एसपी साहब से मिलने गए थे, क्या कुछ खास वजह थी? एसपी साहब से मिलने इसलिए गए थे कि भाई ये जो वातावरण है शहर का, हिंदू वोट जो है अगर उस तरफ जाती है वोट देने तो माहौल बिगड़े ना, वातावरण खराब ना हो, आप उसका बंदोबस्त करें, बस इतने के लिए करें। लीडर के मतलब दबाव में असल में वो लोग अब तक सामने, मालूम है सामने खुलकर नहीं आते, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, वक्त आने पर बता देंगे। हाँ लीडर है ना, मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन अभी कैसा है ये सबका जो है मामला जो कोई सामने आके नहीं करता। इसका मतलब है अपोजिशन मजबूत है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कमज़ोर भी नहीं समझते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी नहीं, तादाद, एक बात हाँ, समझ लो, कहीं भी इलेक्शन ले हुए हम लड़ेंगे। हाँ हम उससे नहीं घबराते। उनकी मकसद क्या और थी? हम लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इनका मकसद का कोई फिक्र उकर नहीं है कि हिंदू वोट हमको तो करना मिल है। गए थे एक नंबर स्कूल, उसके बाद भी ऊपर से इधर से उधर से प्रेशर डाल के अभी 12 बजे तक वो नहीं बोल रहे थे, 1 बजे इनको लेटर आया कि वहाँ लड़ेंगे हम। निवडणूक अधिकारी ओरिजिनल लेटर है, स्कूल बोर्ड से मांगा था कि हमको कमरे दो। ये स्कूल बोर्ड का हाँ ये लेटर 2 जगह का लेटर दे दिया गया है। तो जब लेटर मिल गया तो हमने नाम छप दिया। अब इनको जब मालूम पड़ा कि यार ऐसे ऐसा हो गया तो इन्होंने प्रेशर ला के टोटल वोट कितनी है? टोटल वोट 10,365। चेयरमैन साहब, ये कर्जदार लोग जो है ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम लोग शेख आसिफ और शेख रशीद को भी लेके आए थे, लेकिन आप लोग ने उनकी बात नहीं मानी, कोई रियायत नहीं। बता रहा हूँ, ये पहली मर्तबा शेख आसिफ साहब के साथ आए थे और ये कहा था कि भाई सब्सिडी नहीं आ रही है तो बैंक वाले हमको परेशान कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि ये जो है आपको गलत बताया। 2 बात है, सब्सिडी अलग है, इंस्टॉलमेंट अलग है। ये इंस्टॉलमेंट ही नहीं भर रहे, इंस्टॉलमेंट जो बैंक का हफ्ता है 96,000 रुपये वही नहीं भर रहे, सब्सिडी का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो बोले यार तुम लोगों ने गलत बोल कर आया मेरे को, मेहरबानी करके तुम पैसा भर दो, तुम्हारी सब्सिडी की मैं कोशिश करूँगा। ये है सोच। उसके बाद शेख रशीद साहब को भी लेके आए तो बोले यार ऐसा है, तो उनको सब बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने भी यही बोला कि यार देखो मैं भी बैंक से कर्जा लिया था, मुझको भी भरना पड़ता, मेहरबानी करके तुम भी भर दो और छुट्टी लो, बैंक का पैसा छुट्टा उठता नहीं, हर हाल में तुमको भरना पड़ेगा। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।